हेलो स्टूडेंट। सो आई हैव कम विद द पार्ट 2 ऑफ एस ब्लॉक, जिसमें हम कम्प्लीटली एल्कलाइन अर्थ मेटल को कंप्लीट कवर करेंगे। तो एलिमेंट यहाँ पे बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम होता है। आउट ऑफ विच रेडियम हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेडियम यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एटॉमिक रेडिया की बात करें तो जो रीज़न मैंने आप लोगों को एल्कली मेटल के लिए दिया था वही रीज़न यहाँ पे भी लागू होगा। मतलब हम क्या कहेंगे, टॉप से बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो इस वजह से एटॉमिक रेडिया भी आपकी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा होगा रेडियम का, और सबसे यहाँ पे स्मॉल किसका होगा, बेरिलियम का। डेंसिटी के अंदर बच्चों यहाँ पे क्या होता है, क्या देखा गया है कि अप टू कैल्शियम, टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो बेरिलियम से कैल्शियम तक तो डेंसिटी डिक्रीज होती है बट फर्दर इंक्रीज होती है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 5 एलिमेंट है हमारे। ठीक है, रेडियम को हम कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी। बेरिलियम से लेके कैल्शियम तक डिक्रीज हुआ बच्चों, और उसके बाद फर्दर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का, क्योंकि डिक्रीज करता जा रहा है। तो कैल्शियम का तो सबसे लोएस्ट होगा इन तीनों में, तो बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे लीस्ट हम लिखेंगे कैल्शियम का। और रही बात बच्चों स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, तो इन दोनों का जो डेंसिटी होता है ऊपर वाले के 3 से ज़्यादा होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास आपका टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है, बट इंक्रीज इन मास इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। इस वजह से डेंसिटी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है टॉप से बॉटम जाने पे, विथ सम एक्सेप्शंस जो कि हम देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में। तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम और बेरियम में किसका सबसे ज़्यादा होगा, बेरियम का, फिर आपका स्ट्रोंशियम का होगा बच्चों। तो ये हमारा डेंसिटी का रिलेशन है जो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो टॉप से बॉटम जाने पे जो रीज़न आप लोगों को मैंने ग्रुप 1 के केस में दिया था, सेम रीज़न लगाना है कि टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपका बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से, और जब दूर जाएंगे तो उनको निकालना काफ़ी इजी होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम जाने पे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का, सबसे मिनिमम होगा बेरियम का। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सेम रीजन जो है बच्चों, रीजन हमारा सेम होगा ग्रुप 1 के जैसा, कि टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम जाने पे कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसको ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूँ तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 का एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसके साइज बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। तो साइज बड़े होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा कम होती है। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट का। इसीलिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह लीजिए, मेटालिक कैरेक्टर कह लीजिए, सबसे ज़्यादा बेरियम का, सबसे मिनिमम यहाँ पे बेरिलियम का होता है। बट अगर कंपेयर करें इसको ग्रुप 1 के साथ तो ग्रुप 1 के कंपेरेटिवली उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बच्चों है वो कैसा है, लेस है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे एलिमेंट अपने कंपाउंड में दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो NS2 इनका कन्फिगरेशन होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद करो, एक्सेप्शन हमारा ग्रुप 1 के अंदर होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि लिथियम हमारा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है। मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपका ग्रुप 1 में कौन था, लिथियम था। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन करना। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उसी की होगी जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। तो टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज कर रही है, इसका क्लियर मतलब बनता है कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा बेरियम का बच्चों, और बेरिलियम का सबसे मिनिमम होगा। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बच्चों यहाँ पे कैरेक्टर में एल्कलाइन अर्थ मेटल का एल्कली मेटल के साथ कंपेयर करूँ तो एल्कली मेटल का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो लो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो इसलिए
एल्कली मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, खुद को ऑक्सीडाइज करने की जो टेंडेंसी होती है, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है। इसीलिए रिड्यूसिंग बिहेवियर एल्कली मेटल फैमिली का एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली से ज़्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू एल्कली मेटल और ग्रुप 1 एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, तो इन मेटल्स के भी जितने भी हमारे ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनके पास भी आउटर शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, इनके भी जो मेटालिक बॉन्ड बनेंगी वो काफ़ी वीक बनेंगी, और वीक मेटालिक बॉन्ड बनने की वजह से इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। बट अगर बच्चों मैं इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को साथ में कंपेयर करूँ, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर क्या होता है, ग्रुप 1 में आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटालिक बॉन्ड को बनाने के लिए, मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर बच्चों एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल को कंपेयर किया जाए, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम कहेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, ये एल्कली मेटल के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, हाइयर देन ग्रुप 1 एलिमेंट। उसके बाद ये भी जो मेटल्स होते हैं बच्चों, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ किसके साथ, ग्रुप 1 के साथ, तो ये रिलेटिवली थोड़े से हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट। पॉइंट नंबर 10 बच्चों हमारा सिमिलर है जो मैंने ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों को डिस्कस करके दिया था। जो रीज़न मैंने वहाँ कहा था सेम रीज़न यहाँ पे भी लगेगा। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, जो आयनिक मोबिलिटी होती है, आयन के मूव करने की जो टेंडेंसी होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, हाइड्रेशन जो होती है बच्चों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन। जिसका आयन का साइज छोटा होता है वहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगी मतलब वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उसका साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा बच्चों तो मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी बच्चों इसका मतलब कंडक्टेंस भी कम होगा। तो जो रीज़न बच्चों मैंने एल्कली मेटल में दिया है वो सारे रीज़न आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर भी यहाँ पे लागू होगा। तो देखिए साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा किसका होगा, मतलब एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, Be+2 का, क्योंकि Be+2 सबसे छोटा है तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आपके काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। और Ba+2 जो बेरियम है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे। तो अगर मैं साइज़ को कंपेयर करूँ कि Be+2 और Ba+2 में किसका साइज़ छोटा है किसका साइज़ बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा Be+2 आपका छोटा था लेकिन पानी में जाने के बाद उसका साइज बढ़ गया, मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है, हाइड्रेटेड रेडियाई यहाँ पे Be+2 का ज़्यादा है, ठीक है, और Ba+2 का क्या है, हाइड्रेटेड रेडियाई कम है। अब जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा होगा बच्चों वहाँ पे उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि मोबिलिटी और हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो इसलिए जिसका साइज बड़ा है उसकी मोबिलिटी कम है। तो जो हमने यहाँ पे साइज का सीक्वेंस लिखा है ना, उसका जस्ट यहाँ पे मोबिलिटी का सीक्वेंस उल्टा होगा, और जो हमारा मोबिलिटी का सीक्वेंस है बच्चों वही हमारा कंडक्टेंस का सीक्वेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगी आयनिक मोबिलिटी उतना आसानी से आयन आपका फ्रीली मूव करेगा, और जितना आसानी से आयन आपका फ्री मूव करेगा उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टेंस को भी दिखाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, आयनिक मोबिलिटी जितना ज़्यादा कंडक्टेंस भी उतना ज़्यादा। और हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी ज़्यादा होगी, जिस आयन की साइज़ एक्चुअल में छोटी होती है। नेक्स्ट बच्चों फ्लेम कलर में आपको याद क्या रखना है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आपका कोई भी फ्लेम में कलर नहीं दिखाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट आपके फ्लेम में कलर दिखाते हैं, बट ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आपका कलर नहीं दिखाता है। लेकिन जो हमारा कैल्शियम होता है ये ब्रिक रेड कलर दिखाता है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम हमारा क्रिम्सन रेड कलर दिखाता है, और यहाँ पे जो बेरियम है बच्चों ये एप्पल ग्रीन कलर दिखाता है। तो ये कलर आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करूँ मैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअली में डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सभी कंपाउंड इनके डायामैग्नेटिक होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे पहले रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम हम जाते हैं ये सारे वैसे तो मेटल्स हैं, और मेटल्स की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी बच्चों, बेरियम के पास।
रेडियम को कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं। और सबसे मिनिमम किसके पास होगी, बेरिलियम का, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वही उसी मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा और वही मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी कहलाएगा। तो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल आपका बेरिलियम है, सबसे ज़्यादा बच्चों बेरियम है। लेकिन अगर मैं इनके रिएक्टिविटी को ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूँ बच्चों, तो ग्रुप 1 एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोवेस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट होने का मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी भी क्या है, ग्रुप 2 के एलिमेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल आपका हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके आयनिक हाइड्राइड बनाता है, बट ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बेरिलियम का जो हाइड्राइड होता है BeH2 एंड मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड होता है MgH2 बच्चों, ये दोनों कोवलेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये पॉलीमरिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारे क्या है बच्चों, आयनिक हाइड्राइड भी है और साथ साथ में इनका जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीमरिक होता है। अगर मैं BH2 का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपका बच्चों होता है। ये हमारे पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होते हैं और एग्जैक्टली इसी तरह का स्ट्रक्चर किसका होता है, मैग्नीशियम के हाइड्राइड का भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी हमारे मेटल के हाइड्राइड है, मतलब जितने भी हमारे मेटल हैं इस ग्रुप 2 के अंदर, उनका जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर हाइड्राइड बनता है, यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मूला बच्चों MH2 होगा, क्योंकि मेटल की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। सॉरी, मेटल की वैलेंसी 2 है, क्योंकि हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो मेटल की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, MH2 टाइप का बनेगा। तो MH2 हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जितने भी यहाँ पे हमने मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाया है, वो सारे हाइड्राइड एक्चुअली में आयनिक होते हैं। बट एक्सेप्शन क्या क्या है हमारा, यही ध्यान रखिएगा, इसी एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड हमारे कोवलेंट होते हैं और प्लस इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलीमरिक होता है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी रेस्ट अदर हमारे मेटल के हाइड्राइड हैं वो सारे किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमारा हमने आयनिक हाइड्राइड बनाया है, ये जो मेटल के साथ हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन किया, ठीक है। तो देखिए जितने भी बेरिलियम के अलावा, बेरिलियम को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा डायरेक्टली हम मेटल को हाइड्रोजन के साथ हीट करके मेटल, यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करा के इस तरह का हाइड्राइड बना सकते हैं। लेकिन जो बेरिलियम है, बेरिलियम का हाइड्राइड हम इस मेथड से नहीं बनाते हैं, मतलब बेरिलियम को डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके उसका हाइड्राइड नहीं बनाया जाता है, बल्कि इस केमिकल रिएक्शन को करवा के हाइड्राइड बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों, बेरिलियम हाइड्राइड इसी मेथड से बनेगा। क्या है ये मेथड, BeCl2 आपका बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड के साथ साथ LiCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों देखिए, जितने भी हमारे हाइड्राइड हैं ग्रुप 2 के भी, अगर उनको भी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, जो जो प्रॉपर्टी हमने ग्रुप 1 के अंदर पढ़ी थी ना मेटल, इस हाइड्राइड के केस में, ग्रुप 1 के मेटल के हाइड्राइड के केस में, वो सारी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं CaH2 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो CaH2 बच्चों जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये CaH2 है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया, Ca के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो 2 हाइड्रोजन को मिला के कितना चार्ज हो गया, -2। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन -1 में है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन -2 में हो गया। अब वाटर के पास क्या क्या होता है, H+ एंड OH नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैल्शियम विल अट्रैक्ट OH नेगेटिव ऑफ वाटर, एंड हाउ मेनी OH नेगेटिव इट विल अट्रैक्ट, 2 OH नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इट्स 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर 2 OH नेगेटिव है तो H+ भी 2 होगा बच्चों। अब ये Ca+2 क्या करेगा, 2 OH नेगेटिव को
ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और 2H+ यहाँ पे 2H नेगेटिव के साथ ज्वाइन होगा और ज्वाइन होके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे भी आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ किया जाता है तो यहाँ पे मेटल का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग एबिलिटी, जो रीज़न बच्चों मैंने आप लोगों को दिया था ग्रुप 1 के अंदर, वही हमारा रीज़न यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी वहाँ पे भी क्या कहा था मैंने कि जैसे जैसे साइज़ में डिफरेंस बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए सबसे कम डिफरेंस साइज़ में कहाँ पे है, बेरिलियम और हाइड्रोजन के केस में, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम, और सबसे लीस्ट यहाँ पे बेरियम की होगी। और रिड्यूसिंग एबिलिटी के पीछे क्या रीज़न दिया था आप लोगों को ग्रुप 1 के अंदर कि जहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है, जहाँ पे साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन को अलग करना ज़्यादा आसान होगा, और जहाँ से हाइड्रोजन आसानी से बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है, वहाँ से उस हाइड्रोजन को किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड करके उस सब्सटेंस को रिड्यूस कराना ज़्यादा आसान है। मतलब रिड्यूसिंग एबिलिटी सबसे ईजी किसकी होगी या सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसके पास हाइड्रोजन को रिलीज़ करने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन लॉस करेगा बच्चों, बेरियम हाइड्राइड, क्योंकि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, लो है, और लो स्टेबिलिटी होने की वजह से इस कंपाउंड को डिकम्पोज किया जा सकता है आसानी से, और डिकम्पोज करके हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, और ये हाइड्रोजन जब सामने किसी सब्सटेंस में जाके ऐड होगा तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन आसानी से हो पाएगा। उसके बाद ये लाइन बच्चों मैंने ग्रुप 1 के अंदर भी लिखा था, ये लाइन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी भी इस आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मोल्टेन फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है एनोड पे और मेटल आपको मिलता है कैथोड पे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कैल्शियम हाइड्राइड का एक और नाम याद रख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्राइड को बच्चों हम हाइड्रोलिथ कहते हैं, ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है हाइड्रोलिथ, ये क्या करेगा, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा आयन बनाएगा Ca+2 एंड 2H नेगेटिव। अब एनोड हमारा क्या होता है बच्चों, तो एनोड हमारा पॉजिटिव रॉड होता है, तो पॉजिटिव रॉड पे कौन पहुंचेगा, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन है, 2H नेगेटिव। 2H नेगेटिव एनोड पे जाएंगे, कंबाइन करके H2 बना देंगे और साथ साथ में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अब रही बात यहाँ पे कैथोड की, तो कैथोड हमारा कौन सा चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पे देखो Ca+2 हमारा बचा है जो कि नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये Ca+2 क्या करेगा बच्चों, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद कैल्शियम सॉलिड को डिपॉजिट कर देगा। तो मेटल आपका फिर से कैथोड पे डिपॉजिट होगा बच्चों, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका एनोड पे डिपॉजिट होगा। तो जो रीज़न मैंने आप लोगों को ग्रुप 1 के अंदर दिया था वही सेम रीज़न यहाँ पे भी लागू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को एल्कली मेटल में क्या कहा था, लिथियम आपका मोनोक्साइड बनाता है, सोडियम आपका मोनोक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड भी बनाता है। बट हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आपका पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया या फिर सीजियम हो गया, उनके सुपर ऑक्साइड्स देखे गए हैं। यहाँ पे बच्चों जो आपके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये तीनों मोनोक्साइड बनाते हैं, और रेस्ट 2 अदर जो हैं स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, उनके पेरोक्साइड देखे गए हैं। इनके अंदर कोई भी एलिमेंट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बच्चों ये तीनों हमारे मोनोक्साइड बनाएंगे, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम हमारा क्या बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा। मोनोक्साइड का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे एमओ टाइप का होगा, और पेरोक्साइड का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे MO2 टाइप का होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ऑक्साइड हमारा मोनोक्साइड क्या होता है, O-2 होता है। मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, मेटल की वैलेंसी हमारी होती है 2, क्योंकि मेटल यहाँ पे डाई पॉजिटिव होता है। तो अगर मेटल आपका डाई पॉजिटिव है और ऑक्सीजन आपका क्या है यहाँ पे -2 के साथ है, तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, MO बनेगा। उसी तरह से अगर हम पेरोक्साइड की बात करें बच्चों, तो मेटल की वैलेंसी 2 है, और पेरोक्साइड हमारा क्या होता है, पेरोक्साइड हमारा होता है O2-2, पेरोक्साइड हमारा O2-2 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, O2, और यहाँ पे ओवरऑल इसकी वैलेंसी कितनी लिखेंगे, 2। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, MO2। तो ये हमारा पेरोक्साइड है और ये हमारा मोनोक्साइड है।
नाउ इस केस में सुपर ऑक्साइड का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है आप लोगों को, बेरिलियम बच्चों स्टीम के साथ, हॉट स्टीम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तब जाके बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों वाटर के साथ बेरिलियम आपका कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें बच्चों तो मैग्नीशियम आपका स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेगा और स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। लेकिन अगर मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करूं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और करस्पॉन्डिंग मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो रिएक्शन बस इतना ही ध्यान में रखना है बच्चों कि ये जितने भी मेटल हैं अगर इनको वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो जितने भी मेटल हमारे हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे जैसे टॉप से बॉटम हम जाते हैं बच्चों, मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है और मेटल की रिएक्टिविटी अगर बढ़ेगी ना तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मेटल का वाटर के साथ वो भी बढ़ता चला जाएगा। सबसे लो रिएक्टिव मेटल कौन है यहाँ पे जो वाटर के साथ रिएक्शन देता है, दैट इज बेरिलियम। तो ध्यान रखना बच्चों, बेरिलियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट थिंग बच्चों, इनके जो मोनोक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं ये कलरलेस भी होते हैं और डायामैग्नेटिक भी होते हैं। इसका रीज़न मैंने आप लोगों को ग्रुप 1 में जो दिया था वही रीज़न यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, तो वही सेम रीज़न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग याद कीजिए, मैंने ग्रुप 1 में भी क्या कहा था बच्चों कि जो मोनोक्साइड होते हैं, जैसे सपोज मैं कैल्शियम के मोनोक्साइड की बात करूं, हमने क्या कहा अभी, मोनोक्साइड का जनरल फॉर्मूला MO है और पेरोक्साइड का जनरल फॉर्मूला MO2 है और इनके एलिमेंट सुपर ऑक्साइड तो बनाते नहीं है। अगर बच्चों मोनोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे आपको सिंपली इसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी पेरोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे मेटल का हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा बट साथ साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों। जैसे अगर मैं SR की बात करूँ तो SrO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। लेकिन अगर मैं सिंपली SrO का रिएक्शन वाटर के साथ करा देती हूँ तो ये सिंपली क्या बना देगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तभी मिलेगा जब यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड लिया है हमने, पेरोक्साइड लिया है। अगर यहाँ पे कोई सुपर ऑक्साइड होता बच्चों तो सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी और साथ साथ में हमें क्या मिलता, फिर ऑक्सीजन गैस भी, जो कि हमने ग्रुप 1 के अंदर डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक बट लेस एक्सोथर्मिक देन एल्कली मेटल। ये भी क्या करते हैं, हीट को लिबरेट करते हैं जब इनके मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन बच्चों जितनी हीट आपका एल्कली मेटल आपका रिएक्ट करता है, जितना विग्रस रिएक्शन एल्कली मेटल का होता है वाटर के साथ, उतना विग्रस रिएक्शन आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का वाटर के साथ नहीं होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास है, एल्कली मेटल के पास। तो जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा विग्रस नेचर का होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन है। तो याद कीजिए एल्कली मेटल में मैंने क्या कहा था कि सिर्फ लिथियम ही हमारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, बाकी कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सभी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बट स्टेबल नाइट्राइड बच्चों आपका बेरिलियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है और कैल्शियम का होता है। वैसे सभी रिएक्शन देते हैं बट इन तीनों के जो नाइट्राइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ जो रिएक्शन बच्चों हमने ग्रुप 1 के अंदर लिथियम के केस में पढ़ी थी ना, वही सेम रिएक्शन इनके नाइट्राइड के केस में भी देखना है। सबसे पहले इनके नाइट्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तो मेटल की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो जनरल फॉर्मूला हमारा नाइट्राइड का क्या बनेगा बच्चों, M3N2 बनेगा, जहाँ पे मेटल आपका कोई भी हो सकता है, बेरिलियम से लेके बेरियम तक, ठीक है। लेकिन स्टेबल किस किस के होंगे, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का एंड कैल्शियम का, इन तीनों के ज़्यादा स्टेबल नाइट्राइड देखे गए हैं। नाउ
अगर बच्चों में M3N2 है, ठीक है, अगर मैं इसको हीट कर दूं, हीट करने से नाइट्रोजन को अलग कर दो, जैसा रिएक्शन लिथियम दिखाता है ना वैसा रिएक्शन ही यहाँ पे दिखाना है। नाइट्रोजन अलग कर दिया, मेटल अलग हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ जो मेटल है बच्चों, एक मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, +2, और एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3, है ना, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन आपका नाइट्राइड के फॉर्म में है, और नाइट्राइड हम किसको कहते हैं, N-3 को कहते हैं। और मेटल के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, क्योंकि मेटल डाई पॉजिटिव है। तो वाटर के पास H+ OH नेगेटिव है, तो यहाँ देखो मेटल का प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव को। और कितने OH नेगेटिव को, 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और N-3 कितने H+ को अट्रैक्ट करेगा, 3 H+, एक नाइट्राइड आयन के पास जाएगा तो क्या बना देगा, अमोनिया। तो जिस तरह का केमिकल रिएक्शन बच्चों आपका लिथियम दिखा रहा था ना जब हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, वैसा ही केमिकल रिएक्शन आपका ये भी दिखाएगा। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विथ हैलोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन विथ हैलोजन, मेटल को वैसे तो डायरेक्टली हम हैलोजन के साथ हीट करके मेटल हैलाइड बना सकते हैं। क्या होगा जनरल फॉर्मूला, तो मेटल की वैलेंसी 2, हैलोजन की वैलेंसी 1, तो जनरल फॉर्मूला विल बी MX2 टाइप, जहाँ पे मेटल आपका क्या क्या हो सकता है, बेरिलियम से लेके बेरियम तक, और हैलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। बट BeCl2 को बनाने के लिए हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और ये मेथड क्या है हमारा, बेरिलियम ऑक्साइड बच्चों यहाँ पे कार्बन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, मतलब कार्बन यहाँ पे कोक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड क्या करता है, कोक के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। कोक क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेके CO में कन्वर्ट हो जाता है, और Cl2 यहाँ पे बेरिलियम के साथ ऐड होके BeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है आप लोगों को। BeCl2 बच्चों 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस स्टेट में है। अगर BeCl2 बच्चों वेपर स्टेट में होता है तो वेपर स्टेट में डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखिए 2 हमारे BeCl2 के यूनिट आपस में ज्वाइन होके एक डाइमर का फॉर्मेशन बना चुके हैं। तो वेपर स्टेट में बच्चों ये डाइमरिक फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं क्लोरो ब्रिज डाइमर। दिस इज क्लोरो ब्रिज डाइमर, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे ब्रिज के फॉर्म में है दो बेरिलियम के बीच में। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेरिलियम का, तो एक बेरिलियम सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब है यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। नाउ अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें बच्चों, तो सॉलिड स्टेट में BeCl2 आपका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे BeCl2 के यूनिट को हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक पॉलीमर चेन बना चुके हैं। और अगर हर बेरिलियम की बात करें तो हर बेरिलियम यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो सॉलिड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वेपर स्टेट में ये sp2 होता है। और ध्यान देना बच्चों कि इस क्लोरो ब्रिज डाइमर को अगर 1200 केल्विन पे हीट कर दोगे तो हीट करने पे क्या होता है, ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस मोनोमरिक यूनिट का जो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर 2 हो गया, स्टेरिक नंबर 2 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ। यहाँ पे कितने बॉन्ड थे, 4, तो स्टेरिक नंबर कितना था, 4, और स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3। और यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा था, 3, तो स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको तीनों स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी विथ लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के साथ आपको यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स आपका सिमिलर है, सारे पॉइंट सिमिलर है। एक जगह पे डिफरेंस है जो ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे ग्रुप 1 की बात जब हम कर रहे थे तो हमारा किस तरह का कलर था बच्चों, ब्लू कलर था। यहाँ पे डार्क ब्लू ब्लैक कलर हमारा होता है सोल्यूशन का। तो जो हमारा लिक्विड अमोनिया के अंदर जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसका सोल्यूशन डार्क ब्लू ब्लैक होता है, और दिस कलर इज अगेन ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा जो सोल्यूशन होता है बच्चों ये किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक का।
ठीक है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर है और साथ साथ में इसका भी बिहेवियर रिड्यूसिंग नेचर का है। और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप फिर से अच्छे से समझिए कि मैंने क्या कहा था, क्या रीज़न होता है रिड्यूसिंग नेचर को दिखाने के लिए। क्या रीज़न कहा था, क्योंकि इनके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है और उसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका बिहेवियर कैसा होता है बच्चों, रिड्यूसिंग। क्योंकि जिनके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से किसी को डोनेट करेंगे अपना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और जब किसी को डोनेट करेंगे तो सामने वाला सब्सटेंस अगर उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे के सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है। तो जो दूसरों का रिडक्शन कराता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट हमारा सिमिलर है जो कि हम लोगों ने ग्रुप 1 के अंदर कहा था कि कंडक्टिविटी इज अगेन ड्यू टू अमोनिएटेड मेटल कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टिविटी आपके किसकी वजह से होती है बच्चों, कंडक्टिविटी होती है आयन की वजह से, और आयन के तौर पे आपके पास अमोनिएटेड मेटल कैटायन भी है और साथ साथ में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है, सेम लाइन है जो कि अल्कली मेटल फैमिली में मैंने डिस्कस किया था कि अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 3 मोलार से ज़्यादा होती है तो हमारा जो ब्लू कलर होता है वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें बच्चों नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के सॉल्ट की, तो सेम ट्रिक है जो आप लोगों को मैंने एल्कली मेटल वाले फैमिली को एक्सप्लेन करने के दौरान दिया था। ठीक है, सेम ट्रिक आपको लगाना है। और याद कीजिए पोलराइजिंग पावर के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था आपको कि पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कैटायन है, यहाँ पे है Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एज वेल एज Ba+2। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा, इसका Be+2 का, और सबसे लीस्ट किसका होगा, Ba+2 का। तो जितने भी सॉल्ट होंगे बच्चों, जहाँ जहाँ पे हम थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, बेरियम का जो सॉल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा और बेरिलियम का जो सॉल्ट होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लो होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम कार्बोनेट की बात करें तो बेरियम कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, बेरिलियम का सबसे लो। क्योंकि बेरियम का थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि Ba+2 का पोलराइजिंग पावर लेस है, और जिसका पोलराइजिंग पावर लेस होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। नाउ यहाँ पे जितने भी हमारे कार्बोनेट है बच्चों, अगर ग्रुप 1 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो याद करो ग्रुप 1 के अंदर क्या कहा था मैंने, लिथियम कार्बोनेट ही आपका सिर्फ डिकम्पोज करता है हीट देने पे, बाकी डिकम्पोज नहीं करते हैं। बट यहाँ पे बच्चों सारे मेटल कार्बोनेट आपके डिकम्पोज कर जाते हैं। यहाँ पे M आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी बेरिलियम, इट कैन बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba, कुछ भी हो सकता है। आपको करना बस यही है कि ये जो मेटल कार्बोनेट है इसको जब हम हीट कर देंगे तो हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MO और CO2 में। अब मेटल कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला MCO3 कैसे आया, तो देखो कार्बोनेट हमारा होता है बच्चों CO3-2, मेटल की वैलेंसी भी 2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 है, तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, MCO3 टाइप का बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर इस MCO3 को हीट कर दोगे तो हीट करके ये CO2 को निकाल देता है। जैसे CO2 निकालेगा एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आपका फॉर्म होगा। बट अगर बच्चों मैं इनके कार्बोनेट की, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट की, अगर मैं एल्कली मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर स्टेबिलिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी को रिलेट करूं, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि लिथियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट में कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है बच्चों, तो जैसा कि देखिए हमारा ट्रिक क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो अगर बच्चों मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे कैटायन Li+ और यहाँ पे कैटायन Be+2 है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होगा तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब इन दोनों में थर्मली स्टेबल किसका है, लिथियम कार्बोनेट का। तो कहने का ये है मतलब
कि अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 के कार्बोनेट को ग्रुप 2 के कार्बोनेट के साथ, तो हम कहेंगे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है कार्बोनेट का, वो ग्रुप 2 के कार्बोनेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ग्रुप 2 का जो साइज़ होता है वो ग्रुप 1 से छोटा होता है। साइज़ छोटे होने की वजह से इनके आयन की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो एल्कली मेटल के आयन से ज़्यादा होती है। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी लो हो जाना। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर किस तरह से रिलेटेड है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्ट में बताया है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे याद करो, जब मैंने आप लोगों को ग्रुप 1 के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था? कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो या सल्फेट हो, हमने क्या देखा था बच्चों कि इनके अंदर जितने भी कार्बोनेट है, जितने भी बाइकार्बोनेट है, जितने भी सल्फेट है, टॉप से बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि टॉप से बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, मतलब टॉप से बॉटम जाने पे इनके कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, किसके केस में? एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में। दीज आर फॉर दी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मतलब जस्ट रिवर्स क्या है किसका? एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल के केस में क्या होता था बच्चों? टॉप से बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल की वैलेंसी 2 है और बाइकार्बोनेट हमारा होता है HCO3-। तो HCO3- मतलब इसकी वैलेंसी है 1, तो क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला? MHCO3 होल ट्वाइस बनेगा, जहाँ पे मेटल आपका बेरिलियम से लेके बेरियम हो सकता है। तो बेरिलियम बाइकार्बोनेट और एक हमारे पास बेरियम बाइकार्बोनेट है। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए तो वही रूल लगाएंगे जो अभी मैंने कहा कि बेरियम का जो बेरियम +2 होता है उसका पोलराइजिंग पावर सबसे लेस होता है, और पोलराइजिंग पावर लेस होने की वजह से इसका कंपाउंड सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। और बेरिलियम का जो कंपाउंड है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लो होगा। नाउ, जितने भी बाइकार्बोनेट है बच्चों, दे ऑल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था ग्रुप 1 में, वहाँ पे भी यही लाइन मैंने बताया था आप लोगों को कि उनके भी जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनको हीट देने से वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में। यहाँ पे भी सेम है बच्चों। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करूँगी ना, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करके ये डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, अलॉन्ग विथ ये वाटर एंड CO2 को प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है कि इनके भी बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? अपने करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लूजिंग वाटर एंड CO2। और यही सिमिलर टाइप का रिएक्शन कौन दिखा रहा था? इसी तरह का रिएक्शन आपका एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट्स भी दिखा रहा था। तो ध्यान रखना है, ऑल bicarbonates upon heating decomposes to their corresponding carbonates. Next thing, solubility। तो अभी बस मैंने आप लोगों को क्या कहा बच्चों कि कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो या सल्फेट हो, इनके कंपाउंड की, एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी टॉप से बॉटम जाने पे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी बेरिलियम बाइकार्बोनेट की, फिर होगी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, फिर होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, फिर होगी SR बाइकार्बोनेट की, और सबसे लेस सॉल्युबल यहाँ पे कौन होगा बच्चों? तो लेस सॉल्युबल हमारा होगा बेरियम बाइकार्बोनेट। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो जितने भी हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट की, ये सभी आपके सोल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। याद कीजिए ग्रुप 1 में क्या कहा था मैंने कि जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, वो लिथियम बाइकार्बोनेट ही अकेला आपका सोल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट ग्रुप 2 के केस में जितने भी बाइकार्बोनेट हैं सभी आपके सोल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे नाइट्रेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो NO3-। NO3- हमारा नाइट्रेट है, मेटल की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 बिकॉज ऑफ 1 चार्ज। तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? MnO3 होल ट्वाइस बनेगा। तो ये हमारा मेटल नाइट्रेट हो चुका है। अब देखिए, अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों हमने जो ट्रिक दिया था उसको अप्लाई कीजिए, और उसको अप्लाई अगर हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे बताइए? जैसे बेरिलियम नाइट्रेट है,
उसके बाद यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट है। बेरियम नाइट्रेट के केस में क्या है बच्चों, Ba+2 का जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे लेस है। लेस पोलराइजिंग पावर इम्प्लाइज मोर थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा और सबसे लेस थर्मल स्टेबल किसका होगा, बेरिलियम नाइट्रेट का। मतलब हम ये कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बट अगर हम इसको एल्कली मेटल के साथ कंपेयर करें, एल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट के साथ कंपेयर करोगे बच्चों, तो जैसा रीज़न हमने कार्बोनेट के केस में दिया था वैसा ही रीज़न बाइकार्बोनेट में भी लगेगा और वैसा ही रीज़न आपका नाइट्रेट में भी लगेगा। एल्कली मेटल आयन का साइज़ बड़ा होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज़ एल्कली मेटल के मुकाबले छोटा होता है। तो साइज़ छोटे होने की वजह से उनका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं या कोई भी कंपाउंड होते हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों क्या होगी, एल्कली मेटल नाइट्रेट के कंपैरेटिवली या एल्कली मेटल सल्फेट के कंपैरेटिवली या एल्कली मेटल अगर हम बाइकार्बोनेट के कंपैरेटिवली या एल्कली मेटल कार्बोनेट के कंपैरेटिवली हमेशा कम रहेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं एल्कली मेटल के कार्बोनेट को एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट के साथ कंपेयर करूं तो हम कहेंगे एल्कली मेटल का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एल्कलाइन का कम है। अगर मैं एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट को एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ कंपेयर करूं तो हम कहेंगे एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है, एल्कलाइन का कम स्टेबल है। और वही चीज़ अगर मैं सल्फेट के लिए रिलेट करूं या नाइट्रेट के लिए रिलेट करूं तो हम कहेंगे एल्कली मेटल का जो कार्बोनेट या सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट। और रीज़न अभी मैंने आप लोगों को दिया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज़ छोटा होता है, छोटे साइज़ होने की वजह से उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी अकॉर्डिंग टू आवर रूल। नेक्स्ट थिंग, इसके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट होते हैं सभी डिकम्पोज होने के बाद बच्चों मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, NO2 देते हैं, साथ साथ में O2 देते हैं। बट अगर एल्कली मेटल को कंपेयर करोगे बच्चों तो वहाँ पे याद करो मैंने क्या कहा था, सिर्फ लिथियम का जो नाइट्रेट होता है उसी को हीट देने पे NO2 देता है और साथ साथ में O2 देता है, और रेस्ट अदर जो होते हैं मेटल नाइट्रेट उनको हीट करके मेटल नाइट्राइट मिलता है और साथ साथ में O2 मिलता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे सिर्फ लिथियम का नाइट्रेट NO2 दे रहा था, रेस्ट नहीं दे रहे थे। बट यहाँ पे सभी मेटल नाइट्रेट आपका NO2 देगा, साथ साथ में O2 देगा। नेक्स्ट अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें बच्चों तो जितने भी हमारे नाइट्रेट्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। एल्कली मेटल के भी नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सल्फेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो मेटल की वैलेंसी 2, सल्फेट हमारा होता है SO4-2, तो इसकी भी वैलेंसी हमारी 2 है। तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला विल बी MSO4। अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बच्चों सेम ट्रिक लगाना है, बेरियम का जो कार्बोनेट, बेरियम का जो सल्फेट है वो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल है और सबसे लेस थर्मल स्टेबल किसका होगा, बेरिलियम सल्फेट का होगा। उसके बाद यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, SrSO4, BaSO4 सभी डिकम्पोज कर जाते हैं। एल्कली मेटल में क्या था बच्चों, एल्कली मेटल के केस में सिर्फ लिथियम सल्फेट जो था हमारा Li2SO4 यही हीट देने पे डिकम्पोज करके Li2O अलॉन्ग विथ SO3 बना रहा था। बट रेस्ट जितने भी मेटल सल्फेट थे इनको हीट देने पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे बच्चों जितने भी मेटल सल्फेट है MSO4, इनको जब हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और साथ साथ में SO3 बनाएंगे, और उस SO3 को जब फर्दर हीट दोगे और भी हाई टेम्परेचर दोगे तो ये फर्दर डिकम्पोज करके बना देता है SO2 एंड साथ साथ में O2 बना देता है। तो कहने का मतलब है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे सल्फेट आपके डिकम्पोज कर जाते हैं हीट देने पे, ठीक है। लेकिन एल्कली मेटल में बच्चों सिर्फ लिथियम का ही डिकम्पोज करता था, बाकी का डिकम्पोज नहीं करता था। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जैसा कि हमने कहा ऊपर कि टॉप से बॉटम जाने पे इनके कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है,
कम हो जाती है, मतलब सल्फेट की, कौन कौन से कंपाउंड की बात कर रही हूँ मैं, कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की एंड सल्फेट की, इनकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, आप हर जगह पे इसको नहीं लगाना है, आपको इन्हीं तीनों के कंपाउंड के अंदर इस कंसेप्ट को लगाना है कि टॉप से बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती है बच्चों। अब ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। बेरियम सल्फेट बच्चों हाईली इनसॉल्युबल होता है, हाईली इनसॉल्युबल, और बेरिलियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल होता है। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि बेरिलियम सल्फेट के हाईली सॉल्युबल होने के पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न होता है बच्चों, Be+2 का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। साइज़ कम होने की वजह से इसका हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इस सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे, तो वाटर के अंदर जाने के बाद Be+2 को बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट करेगा, और जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट करेंगे तो एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है बच्चों, कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो बिकॉज ऑफ Be+2, स्मॉल साइज ऑफ Be+2 एंड स्मॉल साइज ऑफ Mg+2, दोनों की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इन कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, किसके केस में, हाइड्रोक्साइड के केस में बच्चों। तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, MOH होल ट्वाइस, क्योंकि मेटल की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की मेटल की वैलेंसी 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रही हूँ मैं, और OH की वैलेंसी 1, क्योंकि हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है बच्चों, OH नेगेटिव के फॉर्म में। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, MOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी, तो सेम रूल लगाएंगे जो ट्रिक हम अप्लाई करते आ रहे हैं अभी तक। Barium+2 का पोलराइजिंग पावर लेस है, तो इसलिए इसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और बेरिलियम का सबसे कम। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड को एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ कंपेयर करें, तो फिर से हम क्या कहेंगे बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो लेस थर्मल स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं कैटायन के, वो एल्कली मेटल के कैटायन के कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। कैटायन छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। रही बात सॉल्युबिलिटी की बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी हमारा यहाँ पे इनके हाइड्रोक्साइड में क्या किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हाइड्रोक्साइड के केस में बस इतना ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो कि आप लोगों को मैंने रीज़न आप लोगों को एल्कली मेटल के फैमिली में भी बताया था। तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगी तो उसके कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी उस कंपाउंड की ज़्यादा होगी। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपका सबसे लेस सॉल्युबल होता है। बट अगर मैं इनके सॉल्युबिलिटी को ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूं, तो सिंस इनके जो कंपाउंड हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट, राइट। तो जब जब क्योंकि यहाँ पे इनके मेटल्स क्या हैं बच्चों, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है एल्कली मेटल के मुकाबले, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, राइट। तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, मतलब इन कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब एल्कली मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। और लास्ट है बच्चों बेसिक नेचर, टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो सिंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल की खासियत होती है बेसिक ऑक्साइड को बनाने की। तो सिंस टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर जो ऑक्साइड का होगा वो बढ़ेगा, और बेसिक नेचर अगर ऑक्साइड का बढ़ेगा बच्चों तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे लेस बेसिक यहाँ पे कौन होगा बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इनफैक्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों वीक बेस होता है, और रेस्ट जितने भी 3 हैं हमारे सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी प्रॉपर्टी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो उसको हमने कंप्लीट कर दिया है।
लास्ट बच्चा है बच्चों कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये लास्ट पार्ट है हमारा। उसमें सबसे पहला कंपाउंड है बच्चों क्विकलाइम। क्विकलाइम हमारा किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और इसको बनाया कैसे जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाया जाता है। दूसरा है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो स्लेक्ड लाइम को बनाने का एक्चुअल में मेथड क्या है? तो देखो, सबसे पहले जो लाइम स्टोन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करके हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। और क्विक लाइम को जब वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम आपका वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइम बनाता है। स्लेक्ड लाइम को ही हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नाउ स्लेक्ड लाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये रिएक्शन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये इस रिएक्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो स्लेक्ड लाइम है बच्चों, इसका रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन करके CaOCl2 देता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है बच्चों। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन Cl2 के साथ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार हमारा रिएक्शन के ऊपर आ चुका है, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं CO2 का टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इस टेस्ट में क्या जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, जिसको हम लाइम वाटर कह रहे हैं, ये जो हमारा स्लेक्ड लाइम है, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन आप बनाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल के आप उसका एक्वस सोल्यूशन बना दीजिए। जैसे ही बच्चों आप उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, ये आपका पानी है, ठीक है, आपने क्या किया, उस पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिए, लाइम वाटर को आपने ऐड कर दिया। जैसे लाइम वाटर को ऐड करके आप उसके अंदर CO2 को डालोगे, CO2 के ऐड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्कीनेस जैसा अपीयरेंस हो चुका है। तो आफ्टर एडिशन ऑफ CO2 गैस, आफ्टर पासिंग ऑफ CO2 गैस, अगर आपका लाइम वाटर मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम वहाँ पे कहेंगे कि CO2 गैस आपका हो सकता है। बट बच्चों ध्यान रखना, मैंने कहा हो सकता है, हमने कंफर्म नहीं किया है। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारा क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट ये होता है कि जैसे हमें मिल्कीनेस मिला बच्चों, अगर मैं उसी सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ CO2 को फर्दर पास करूँगी, अगर एक्सेस ऑफ CO2 को फर्दर पास करने से अगर ये पूरा मिल्कीनेस आपका डिसअपियर होके क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सा है? CO2 गैस है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो कौन कौन से रिएक्शंस हमारे इन्वॉल्व है देखिए। सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको लाइम वाटर कहा जाता है, उसमें जब CO2 को हमने पास किया तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, और इसी की वजह से यहाँ पे किस तरह का अपीयरेंस आया था? मिल्कीनेस जैसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्कीनेस का जो अपीयरेंस हुआ है वो किस कंपाउंड के बनने की वजह से हुआ है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट इस मिल्कीनेस के अंदर अगर एक्सेस ऑफ CO2 को आप पास करोगे तो सारा मिल्कीनेस आपका डिसॉल्व होके क्लियर सोल्यूशन बनता है, और दैट क्लियर सोल्यूशन इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो लाइम वाटर CO2 के साथ रिएक्शन करके देगा किस तरह का सोल्यूशन? मिल्कीनेस। एंड ये मिल्कीनेस में जब CO2 को एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे तो क्या बना देगा? क्लियर सोल्यूशन, एंड दैट क्लियर सोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कब बनेगा बच्चों? जब हम एक्सेस ऑफ क्या देंगे? एक्सेस ऑफ CO2 को पास करेंगे। कहाँ पे? इस लाइम वाटर के मिल्कीनेस जो हमारा बना था, मिल्की सोल्यूशन जो बना था, वहाँ पे ऐड करके। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है? तीसरा जो कंपाउंड है दैट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन हमारा बनता कैसे है? लाइमस्टोन हम किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो इसको बनाने का मेथड क्या है? जो हमारा स्लेक्ड लाइम है उसका रिएक्शन CO2 के साथ करा दो। ये एक बेसिक कंपाउंड है, ये हमारा एक एसिडिक ऑक्साइड है, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो स्लेक्ड लाइम बच्चों जब CO2 के साथ कंबाइन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन करता है।
नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने का एक्चुअल में दो मेथड है, या तो आप स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन CO2 के साथ करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो, या तो बच्चों आप CaCl2 का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा के यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो। इसका 2 सोडियम इसके 2 Cl के साथ क्या करेगा, कंबाइन करके 2 NaCl बना देगा, और यहाँ पे कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लास्ट यहाँ पे जो रिएक्शन है बच्चों दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कैसे बनता है, तो इसको बनाने के लिए हम जिप्सम को हीट करते हैं, और किस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इसको ध्यान रखिएगा कि यही टेम्परेचर हमारा इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन को याद रखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जिप्सम हमारा होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जब इस जिप्सम को बच्चों हम 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके हमें एक कंपाउंड मिलता है CaSO4.12H2O। इसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा जिप्सम है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके हमें फाइनली क्या मिला बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब फर्दर हीट किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, और कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने के बाद आपको मिलता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट, और ये कैल्शियम सल्फेट को हम यहाँ पे कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल आपका नहीं रहता है, मतलब ये एनहाइड्रस फॉर्म है। तो एनहाइड्रस फॉर्म जो होता है उसी को डेड बर्न्ट प्लास्टर कहा जाता है। और डेड बर्न्ट प्लास्टर को जब फर्दर हीट किया जाता है बच्चों, तो जैसा कि ऊपर में अभी हमने पढ़ा था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर देने से क्या करते हैं, SO3 गैस को रिलीज करके मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, और SO3 को भी जब फर्दर और भी हीट दोगे तो ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, डिकम्पोज होके SO2+12O2 बना देता है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हमें मिला है, इसको भी जब फर्दर हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा, साथ साथ में SO2 देगा, और साथ साथ में O2 देगा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट बच्चों यहाँ पे हमारा है सीमेंट। तो सीमेंट के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये जस्ट सारे पॉइंट मैंने NCERT से ही लिया है, क्योंकि यही हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारे कंपोनेंट है। अब सभी के परसेंटेजेस आपको याद नहीं रखना है, इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि मेजर परसेंटेज सीमेंट के अंदर किस किस का होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है बच्चों, सिलिका का, एल्यूमिना का, और Fe2O3 की वजह से जो हमारा सीमेंट होता है उसका कलर आता है। ठीक है, ब्राउन कलर जो आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ Fe2O3। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसकी वजह से कलर आपका सीमेंट का आता है, तो Fe2O3 की वजह से हमारा कलर आता है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, तो याद ये सारे पॉइंट रखने हैं। फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट सिलिका इज टू, सिलिका हम किसको कहते हैं, SiO2 को, और एल्यूमिना किसको कहते हैं बच्चों, Al2O3 को। तो अगर हमें एक अच्छा सीमेंट चाहिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट चाहिए, तो उसके लिए ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। सिलिका इज टू एल्यूमिना का जो रेशियो होना चाहिए वो 2.5 to 4 के बीच में लाई करना चाहिए। एंड जो लाइम होता है, लाइम हम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और जो लाइम होता है और टोटल ऑक्साइड होता है सिलिकन का, एल्यूमिनियम का, एज वेल एज आयरन का, मतलब इन तीनों का जो सम होगा, अगर उस सम को कैल्शियम ऑक्साइड के वैल्यू के साथ रेशियो लिया जाएगा, मतलब हम ये कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का, उसके बाद यहाँ पे टोटल किसका लेना है, सिलिकॉन ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और आयरन ऑक्साइड का, मतलब इसका जो मास होगा और इन तीनों का जो सम होगा, इनके मास का जब रेशियो लोगे, अगर ये रेशियो आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास होगा बच्चों, तब हम कहेंगे कि हमारा जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। अगर इस रेंज के बाहर आपका ये मास का रेशियो होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट सिलिका इज टू एल्यूमिना का जो रेशियो होना चाहिए वो एक्चुअली में 2.5:4 के बीच में लाई करना चाहिए, और लाइम इज टू टोटल ऑक्साइड जो होना चाहिए सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का, उनका रेशियो किसके अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए बच्चों, 2 के आसपास होना चाहिए। और लास्ट है बच्चों
सीमेंट को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर मिक्स करते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। और जब हमारा सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो कुछ देर के बाद वो क्या करता है, हार्ड मास को फॉर्म कर देता है, ठीक है। एंड दिस हार्ड मास इज बेसिकली ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीमेंट के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है जब सीमेंट के अंदर हम पानी को ऐड करते हैं। और उसी हाइड्रेशन के साथ साथ धीरे धीरे वो सारा मास आपका क्या होता है, एक सॉलिड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लास्ट ध्यान रखना है बच्चों कि सीमेंट के अंदर जिप्सम को ऐड किया जाता है ताकि जो सेटिंग होती है, जो सेटिंग की प्रोसेस होती है, वो स्लो डाउन हो सके। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है बच्चों कि क्यों हम जिप्सम को ऐड करते हैं सेटिंग, सीमेंट को सेट करने के दौरान। तो इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जिप्सम जो हमारा सेटिंग वाला प्रोसेस होता है, जो हमारा सीमेंट की सेटिंग होती है, उस प्रोसेस को क्या करता है, उसके स्पीड को कम कर देता है। स्पीड कम होने से क्या होगा, जो हमारा सीमेंट होगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, और टाइम ज़्यादा लेगा तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मास को प्रोड्यूस करेगा। तो अपने आप मतलब अपने मास को ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए यूजुअली क्या होता है, जिप्सम को ऐड किया जाता है ताकि जो सेटिंग प्रोसेस होता है सीमेंट का उसको हम स्लो डाउन कर सके, और स्लो डाउन करने की वजह से क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मास को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये सारी बातें हैं बच्चों जो हमने एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीट कवर कर लिया है। ग्रुप जो हमने पार्ट 1 लिया था, पार्ट 1 के अंदर हमने ग्रुप 1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया, एज वेल एज पार्ट 2 के अंदर हमने क्या किया बच्चों, जो हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा एस ब्लॉक बच्चों 100% कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।